औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। So Allah Ta'ala की हम्दो सना के बाद, dear aspirants, this is Asif Shahzad. So today our 34 lecture for the preparation of lecturer education and headmaster and administrator. So dear aspirants, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो सेकंड चैप्टर है असेसमेंट इन एजुकेशन, उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो हम ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है उसको हम डिस्कस कर रहे थे। तो उसके जो हमारे पास थ्री डोमेन्स हैं, सबसे पहले हमने कॉग्निटिव डोमेन को किया है, फिर उसके बाद इफेक्टिव डोमेन को, और आज इंशाल्लाह हम जो साइकोमोटर डोमेन है उस डोमेन का जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, और साथ में इसको जो डिफरेंट स्टेजेस हैं उनके बारे में भी आपको मैं इंफॉर्मेशन दूंगा। तो आप लेक्चर जो है ना वो कंप्लीट लीजिएगा इंशाल्लाह। आई होप सो कि आपको लर्निंग होगी। थैंक यू सो मच। एंड हम स्टार्ट करते हैं। साइकोमोटर डोमेन प्रेजेंटेड बाय सिम्पसन 1972। ठीक है, ये जो हमारे पास साइकोमोटर डोमेन है इसको सिम्पसन ने 1972 के अंदर इसको रिप्रेजेंट किया था। दिस डोमेन इज कंसर्न्ड विद द डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स, यानी इंसान की जो मोटर स्किल्स हैं उसकी डेवलपमेंट के ऊपर ये जो डोमेन है ये काम करती है। ये मोटर स्किल का आपको पता होना चाहिए कि मोटर स्किल कौन कौन सी होती हैं। यानी कि जब भी इंसान अपने फाइव सेंसेस को यूज करके नॉलेज हासिल कर रहा होता है, तो ये जो बेसिक नॉलेज जो फाइव सेंसेस की मदद से नॉलेज वो हासिल करता है उसको हम मोटर नॉलेज कहते हैं। या फिर जिन ऑर्गन को यूज करके वो नॉलेज को हासिल करता है, अपने हैंड को यूज करता है, अपनी आईज को यूज करता है, अपने ईयर को यूज करता है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को यूज करके जो वो नॉलेज हासिल करता है, किसी स्किल के ऊपर वो मास्टरी हासिल करता है, तो ये क्या कहलाता है? ये मोटर स्किल्स कहलाता है। इसको मोटर नॉलेज भी कहते हैं। ठीक है, मैनिपुलेशन ऑफ मटेरियल एंड सम एक्ट विच रिक्वायर्स नॉन न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन आल्सो कॉल्ड द कनेटिव डोमेन। ये जो हमारे पास साइकोमोटर डोमेन है इसको कनेटिव डोमेन भी क्या कहा जाता है, क्योंकि ये आपके जो न्यूरॉन है, आपके जो मेंटल लेवल है उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। क्योंकि आपका माइंड जैसे जैसे किसी भी काम के लिए, किसी एक्टिविटी के लिए आपको कहता है, आप वैसे वैसे उसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप देखिए, एक छोटा बच्चा जो होता है जब वो चीज़ों को मेमोराइज करता है, यानी कि एबीसी जो है ना वो मेमोराइज पहले करता है, उसकी प्रोनाउंसिएशन करता है, और फिर क्या करता है कि उसको जो यानी कि मोटर स्किल्स हैं, यानी कि पहले हम उसको ये सिखाते हैं कि आपने पेन को कैसे ग्रिप करना है, फिर कैसे आपने जो वो स्केच बना होता है उसके ऊपर कैसे रोल करना है, कैसे आपने एक वर्ड जो है ए या बी या सी को लिखना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी क्या है मोटर स्किल के अंदर इंक्लूड होती हैं। क्योंकि जैसा जैसा बच्चे का माइंड उसको बताता जाता है, वैसे वैसे कोई बच्चा जो है ना वो कोई एक्टिविटी को परफॉर्म करता रहता है। ठीक है, इसको इसलिए कॉग्निटिव डोमेन भी कहा जाता है, क्योंकि इसका रिलेशन भी इंसान के माइंड से, इंसान की मेंटेलिटी से होता है। क्योंकि विदाउट इंस्ट्रक्शन ऑफ द माइंड चाइल्ड कैन नॉट डू एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी, तो वो किसी तरह की कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसके हवाले से अगर देखें तो हमारे पास मैंने आपको 657 का फिगर बताया था कि आप उसको माइंड में रखें तो आपको चीज़ें आसानी से मेमोराइज हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। तो ये जो हमारे पास साइको मोटर डोमेन है, ये हमारे पास जो इसकी स्टेजेस हैं वो 7 स्टेजेस हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास परसेप्शन आ जाता है, फिर सेट आ जाता है, फिर गाइडेड रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स आ जाता है, फिर मैकेनिज्म आ जाता है, फिर कम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद अडाप्टेशन आ जाता है, फिर ओरिजिनेशन आ जाता है,
और फिर आर्टिकुलेशन आ जाता है। ठीक है, ये इसकी 7 स्टेजेस हैं। इंशाल्लाह हम डिटेल में आज ये जो हमारे स्टेजेस हैं इनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए जी, पिक्चर आपको नज़र आ रही होगी। यानी कि सबसे बेसिक लेवल पे हमारे पास क्या है, परसेप्शन है, फिर सेट है, फिर गाइडेड रिस्पॉन्स है, फिर मैकेनिज्म है, फिर कम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स है, फिर अडाप्टेशन है, और उसके बाद ही एंड पे हमारे पास और ओरिजिनेशन है। ठीक है, तो इन 7 स्टेजेस को आपने माइंड में रखना है और इंशाल्लाह हम वन बाई वन इनको अंडरस्टैंड करते हैं। चलेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास आता है परसेप्शन। ये जो हमारे पास परसेप्शन है ये सबसे लोएस्ट लेवल है, और जो ओरिजिनेशन है वो सबसे हाईएस्ट लेवल है। इसको आपने माइंड में रखना है। इसकी स्टेटमेंट को हम रीड कर लेते हैं। तो ये जो परसेप्शन है ये विलिंगनेस टू रिसीव द इंफॉर्मेशन और अटेंड आ प्रोग्राम, यानी कि इस लेवल पे बच्चा जो है ना वो कोई काम करने के लिए, कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए वो विलिंगनेस होता है, रेडी टू एक्ट होता है। इसमें बिल्कुल वो रजामंद होता है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए बिल्कुल, यानी कि वो रजामंद होता है। इस लेवल पे वो अ, यानी कि चाहता है कि मैं कोई एक्टिविटी, कोई एक्सपेरिमेंट जो है उसको परफॉर्म करूँ। ठीक है, उसके बाद इसमें एक्टिव वर्ब आ जाता है। इसमें फिर बच्चा क्या करता है, चूज करता है डिफरेंट चीज़ों को। ठीक है, चूज करने के बाद फिर बच्चा क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है, डिस्टिंग्विश करता है, आइडेंटिफाई करता है, डिटेक्ट करता है। ये सारे इसके कीवर्ड हैं, इसको अपने माइंड में रखना है। कोई भी कीवर्ड आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छा, परसेप्शन के बारे में ये है कि बच्चा इसमें विलिंगनेस होता है कोई कंटेंट मेमोराइज करने के लिए, कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, कोई टास्क कंप्लीट करने के लिए। अभी बच्चा विलिंगनेस है, अभी बच्चा बिल्कुल जो है ना वो काम उसने स्टार्ट नहीं किया। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे हमारे पास सेट आ जाता है, दी रेडीनेस टू एक्ट, यानी कि इस लेवल पे बच्चा क्या करता है, अपना काम स्टार्ट कर देता है, अपनी जो लर्निंग होती है वो स्टार्ट कर देता है, अपना एक्सपेरिमेंट एक्सपीरियंस, अपनी जो एक्टिविटी है उसको क्या करता है, स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो एक्टिव वर्ब में इसमें बिगन आ जाता है, मूव आ जाता है, रिएक्ट आ जाता है, शो आ जाता है। यानी कि बच्चा क्या करता है, अपने काम को स्टार्ट कर देता है, लर्निंग को स्टार्ट कर देता है, या कुछ मूवमेंट को स्टार्ट कर देता है, मूव करना स्टार्ट कर देता है, रिएक्शन देना स्टार्ट कर देता है, ये चीज़ों को शोमेंट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, सबसे पहले बच्चा क्या करता है, विलिंगनेस होता है कोई काम करने के लिए, अभी उसने काम स्टार्ट नहीं किया होता। ठीक है, सेकंड नंबर पे ये है कि बच्चा जो है ना वो सेट में रेडी टू एक्ट हो जाता है, यानी कि वो काम करना स्टार्ट कर देता है, काम बिगन कर देता है, स्टार्ट कर देता है, रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है, रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देता है। तो ये जी हमारा है सेटअप। तो थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है गाइडेड रिस्पॉन्स। ठीक है, गाइडेड रिस्पॉन्स ये होता है कि जब बच्चा अर्ली स्टेजेस में कुछ चीज़ें मेमोराइज कर रहा होता है, तो लर्न कर रहा होता है, तो उसको यानी कि किसी भी यानी कि पर्सन के अंडर जब वो स्किल को अर्ली स्टेजेस में सीख रहा होता है तो वो गाइडेड रिस्पॉन्स कहलाती हैं। अर्ली स्टेजेस इन स्किल एक्विजिशन वेयर स्किल्स आर परफॉर्म अंडर गाइडेंस ऑफ टीचर, यानी कि जब स्किल किसी टीचर की गाइडेंस के अंदर उसको प्रोवाइड की जा रही हो तो वो गाइडेड रिस्पॉन्स कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, गाइडेड रिस्पॉन्स कहलाता है। इसमें स्टूडेंट क्या करता है, इमिटेशन करता है, कॉपी करता है, ट्रायल एंड एरर करता है, बार बार गलती करता है, फिर सीखता है, फिर गलती करता है, फिर सीखता है। ठीक है, तो इसके अगर हम एक्टिव वर्ब के हवाले से बात करें तो हमारे पास एक्टिव वर्ब में कैरी आउट, यानी कि बच्चा क्या करता है, काम को स्टार्ट करता है, मेक्स कुछ चीज़ें बनाता है, परफॉर्म करता है या कैलकुलेट्स करता है, यानी कि किसी टीचर या किसी इंसान के अंडर वो रहते हुए, उनकी गाइडेंस के अंदर रहते हुए बच्चा कोई एक्टिविटी परफॉर्म करता है, कोई चीज़ बनाता है,
कोई कैलकुलेशन करता है, किसी चीज़ को कैरी ऑन करता है, किसी चीज़ को कैरी आउट करता है, तो ये सारा प्रोसेस जो है गाइडेड रिस्पॉन्स कहलाता है। ठीक है, तो उसके बाद ये हमारे पास नेक्स्ट आता है मैकेनिज्म। यानी कि पहले नंबर पे बच्चा क्या करता है, विलिंगनेस टू रेडीनेस होता है, यानी कि कोई काम करने के लिए रेडी होता है, उसने अभी काम स्टार्ट नहीं किया होता। इसको परसेप्शन कहा जाता है, यानी कि अभी परसीव कर रहा है बच्चा नॉलेज। सेकंड नंबर पे जो होता है वो सेट उसको कहा जाता है। इसमें बच्चा क्या करता है, रेडी टू एक्ट होता है, रेडी टू स्टार्ट होता है, रेडी टू बिगन होता है इस लेवल पे। और थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है गाइडेड रिस्पॉन्स। इसमें जब बच्चा अर्ली स्टेज में, अभी लर्निंग के बिल्कुल अर्ली स्टेजेस में होता है, और फिर वो टीचर की या अपने जो यानी कि एक्सपर्ट हैं उनकी गाइडेंस के अंदर जो है ना वो लर्निंग कर रहा होता है, फिर चीज़ों को परफॉर्म करता है, चीज़ों को जो है ना वो मेक करता है, बनाता है। तो ये सारा हमारा क्या आता है, गाइडेड रिस्पॉन्स में आता है। ठीक है, तो फोर्थ नंबर पे हमारे पास मैकेनिज्म आ जाता है, दी ability to convert as learned response into habitual action। ठीक है, यानी जितनी भी चीजें उसने लर्न की होती हैं, मेमोराइज की होती हैं, फिर वो क्या करता है, मैकेनिज्म में उसको जो अपनी रियल लाइफ है उसके अंदर यूज करता है, अपनी हैबिचुअल एक्शन उनको बना लेता है, रोजाना की बेस पे फिर उसको परफॉर्म करता है विद प्रोफिशिएंसी एंड कंडीशन कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस। ठीक है, यानी कि फिर बच्चा क्या करता है, जो नॉलेज उसने एक्वायर किया होता है उसको बच्चा क्या करता है, हैबिचुअल एक्शन बना लेता है, उनको डेली बेस पे यूज करता है, उनको इम्प्लीमेंट करता है कॉन्फिडेंस के साथ और एक्सपर्टीज के साथ। तो इसमें हमारे पास अगर हम एक्टिव वर्ब के हवाले से बात करें तो एक्टिव वर्ब में हमारे पास आ जाता है डिस्टिंग्विश। इसमें बच्चा चीज़ों में डिस्टिंग्विश करता है, आइडेंटिफाइज करता है, डिटेक्ट करता है, मेक्स करता है, परफॉर्म करता है और कैलकुलेट करता है। ये सारी चीज़ें बच्चा इस लेवल पे कर रहा होता है। ठीक है, तो उसके बाद ये फिफ्थ नंबर पे हमारे पास आता है कम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है ना वो देना चाहता हूँ। कम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स के हवाले से अगर हम बात करें, सो द एबिलिटी टू स्किलफुली परफॉर्म कम्प्लेक्स मूवमेंट पैटर्न परफॉर्म विदाउट हेजिटेशन विद एक्सपर्टीज। यानी कि इस लेवल पे बच्चे अपनी जो स्किल्स हैं उसको कम्प्लेक्स लेवल तक जो है ना वो परफॉर्म करता है, नए नए पैटर्न बनाता है, परफॉर्मेंस अच्छी अच्छी देता है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देता है, और अपना जो काम है, अपनी जो परफॉर्मेंस है, अपनी जो एक्टिविटी है उनको विदाउट हेजिटेशन परफॉर्म करता है और विद एक्सपर्टीज उनको परफॉर्म करता है। यानी इस लेवल पे बच्चे को अपने नॉलेज के ऊपर, अपनी एक्टिविटी के ऊपर, अपने एक्सपेरिमेंट के ऊपर 100% ग्रिप होती है, और वो विदाउट हेजिटेशन जो है ना वो परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, तो उसके बाद जी हमारे पास 5 नंबर पे हमारे पास 6 नंबर पे आ जाता है जनाब, अडॉप्टेशन द स्किल आर लर्न टू सच एन एक्सटेंट दैट द स्टूडेंट कैन अडॉप्ट them to cater for special circumstances। इसमें बच्चा क्या करता है, जो स्किल उसने लर्न की होती है, जो स्किल उसने मेमोराइज की होती है, बच्चा फिर क्या करता है, उनको अडाप्ट कर लेता है, ताकि जो स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं, स्पेशल इन्वायरमेंट है, उनके अंदर उसको क्या कर सके, यूज कर सके। ठीक है, तो एक्टिव वर्ब में हमारे पास इसमें आ जाता है अडॉप्ट आ जाता है, बच्चा अडॉप्ट कर लेता है चीज़ों को। ठीक है, अल्टर कर लेता है, उनको तब्दील करता है, मॉडिफाई करता है, तब्दील करता है, ये रीऑर्गेनाइज करता है इस लेवल पे, रीअरेंज करता है, री सीक्वेंस करता है इस लेवल पे। ठीक है, तो 7th नंबर पे हमारे पास आता है ओरिजिनेशन। ओरिजिनेशन हमारे पास हाईएस्ट लेवल है, क्रिएटिंग न्यू मूवमेंट। यानी कि इस लेवल पे बच्चा क्या करता है, अपने नॉलेज को यूज करके कोई नई चीज क्रिएट कर लेता है, कोई नया पैटर्न बना लेता है फॉर अ स्पेसिफिक सिचुएशन, एक स्पेसिफिक सिचुएशन के हवाले से। तो इसमें अगर हम एक्टिव वर्ब के हवाले से बात करें, जो की वर्ड हैं यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, तो इसमें बच्चा क्या करता है, कंपोज करता है, क्रिएट करता है, डिजाइन करता है, ओरिजिनेट करता है। ये सारे इसके की वर्ड हैं, तो आपने इनको क्या करना है, माइंड के अंदर रखना है। ठीक है, उसके बाद भी
ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है आर्टिकुलेशन, इसके हवाले से हम बात कर लेते हैं। व्हेन अ स्टूडेंट परफॉर्म अ स्किल इंडिपेंडेंटली, द लेवल ऑफ साइकोमोटर डोमेन इज आर्टिकुलेशन। यानी जब बच्चा इस काबिल हो जाता है कि वो कोई भी स्किल जो है वो इंडिपेंडेंटली आज़ादाना तौर पे खुद परफॉर्म कर सकता है, खुद चीज़ों को बना सकता है, क्रिएट कर सकता है, डिज़ाइन कर सकता है, तो ये कौन सी स्टेट होती है बच्चे की, तो इसको आर्टिकुलेशन कहा जाता है। क्योंकि इस लेवल पे बच्चा सेल्फ मेड हो जाता है, सेल्फ क्रिएटिव हो जाता है। ठीक है, तो ये जी हमारे पास ब्लूम टैक्सोनॉमी है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो इंशाल्लाह ये जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है, इसके जो यूजेज हैं उनके हवाले से भी हम बात कर लेते हैं कि ये ब्लूम टैक्सोनॉमी कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है। तो इसका भी मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है वो दे देता हूँ कि हम ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है वो कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है। ओके जी, हम यूजेस ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी वो भी पढ़ लेते हैं। मैप करिकुलम एंड फ्रेम लेसन प्लान। यानी जब आप करिकुलम बना रहे होते हैं या लेसन प्लान को फ्रेम कर रहे होते हैं, लेसन प्लान कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे आप ब्लूम टैक्सोनॉमी का यूज़ करते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि आपने नॉलेज लेवल के क्वेश्चन कितने डालने हैं, एप्लीकेशन लेवल के, सिंथेसाइज लेवल के, कंप्रिहेंशन लेवल के, एनालिसिस इवैल्यूएशन लेवल के कितने क्वेश्चन आपने डालने हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको हेल्प प्रोवाइड करती है। सेकंड नंबर पे है प्लान एंड डिलीवर एप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन। यानी कि ब्लूम टैक्सोनॉमी इसलिए आप यूज़ करते हैं ताकि एक आप जो मुनासिब हिदायत हैं वो स्टूडेंट को प्रोवाइड कर सकें और प्लान वे से लेक्चर को प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है डिज़ाइन वैलिड असेसमेंट टास्क एंड स्ट्रेटजीज। ठीक है, ताकि आप एक वैलिड जो असेसमेंट है उसको डिज़ाइन कर सकें। मैंने वो आपको बताया था कि ये टेस्ट बनाने के लिए, असेसमेंट करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं, और हम स्ट्रेटजी जब बनाते हैं तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट पॉइंट है इंश्योर दैट इंस्ट्रक्शंस एंड असेसमेंट आर अलाइंड विद द ऑब्जेक्टिव। या हम इंश्योर करते हैं कि हमारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं, हमारी तो ही जो कंटेंट है, हमारी जो जो हिदायत हैं और जो असेसमेंट है, क्या वो एक ही अलाइनमेंट के अंदर जो है ना वो चल रही हैं ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए, या फिर उनमें कोई ड्रॉबैक है या फिर कोई डिफिकल्टीज उनके अंदर मौजूद नहीं है। उसके अंदर जी नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है क्रिएट क्वेश्चन स्टेम डिजाइन टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। यानी कि हम टेबल ऑफ स्पेसिफिक ये जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है, इसको हम टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन के लिए यूज करते हैं, डिजाइन बनाने के लिए यूज करते हैं, क्वेश्चन का जो स्टेम है उसको क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद जी गाइड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग प्रोवाइड लर्निंग फीडबैक। ठीक है, हम क्या करते हैं, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग करते हैं, प्रोवाइड लर्निंग फीडबैक, ताकि हम जो लर्निंग फीडबैक है उस स्टूडेंट को या पेरेंट्स को या फैमिली को या फिर जो हायर अथॉरिटी है उनको प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, उसके बाद जी लास्ट पॉइंट हमारे पास है डिफरेंशिएट एंड इम्प्रूव इंस्ट्रक्शन। यानी कि ये जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है इसमें हम जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको हम इम्प्रूव भी कर सकते हैं और उनको डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं कि हमने नॉलेज लेवल की इंस्ट्रक्शन कितनी देनी है, कंप्रिहेंशन की कितनी देनी है, और एनालिसिस लेवल के कितने क्वेश्चन हमने डालने हैं, इवैल्यूएशन लेवल के कितने क्वेश्चन डालने हैं, हमने इन सारी चीज़ों को देखना है। ठीक है, तो आज ही हमारा ये जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है उसको टॉपिक कंप्लीट होता है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखें आप। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।